हेलो दोस्तों, नमस्कार। आ चुके हैं हम सब लोग साइंस का लेक्चर पाँच पाँच लेके। इससे पहले 4 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आप सब लोगों ने उनको नहीं देखा है तो जाके उनको जो है हमारी चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। और हम सब लोग जो पढ़ रहे थे ध्वनि तरंगत कंप्लीट कर लिए थे, और ध्वनि पढ़ रहे थे साउंड, उसका लास्ट लेक्चर है आज। आज ध्वनि जो है हम सब लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो उसी क्रम में हम सब लोग 10-10 क्वेश्चन पढ़ रहे थे, टॉपिक वाइज बढ़िया समझ के पढ़ रहे थे। तो उसी क्रम में चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमारा ध्वनियों के लक्षण हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा? पहला क्वेश्चन है ध्वनियों के लक्षण हैं। तो ध्वनियों के 3 लक्षण होते हैं, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ये तीन लक्षण होते हैं ध्वनि के, तीव्रता, तारत्व और गुणता। तीव्रता मतलब इंटेंसिटी, तारत्व पिच, गुणता क्वालिटी। अब इन सब लोगों का काम क्या होता है वो हम बताते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं तीव्रता। ध्यान से सुनेगा, तीव्रता मतलब इंटेंसिटी। तो तीव्रता के कारण जो हम क्या करते हैं, ध्वनि को हम जो है धीमी या तेज करते हैं। मतलब ध्वनि को यदि हमको धीमा करना हो या तेज करना हो, कि हमको तेज सुनाई दे, धीमे सुनाई दे, स्लो सुनाई पड़े, उसकी आवाज़ को तेज धीम करना, ये होता है तीव्रता के कारण। किसके कारण होता है? तीव्रता के कारण। तो तीव्रता के कारण ध्वनि को हम सब लोग तेज या धीम कर सकते हैं। फिर होता है तारत्व। तारत्व जिसको हम सब लोग बोलते हैं पिच। हम सब लोग क्या बोलते हैं? पिच। तारत्व को हम सब लोग क्या बोलते हैं? पिच। तो पिच का क्या कारण होता है? पिच का कारण ये होता है कि ध्वनि को मोटी या तीक्ष्ण करते हैं। मतलब कि आवाज़ धीमी सुनाई दे, या उसके आवाज़ के जो है वो मोटा हो, या आवाज़ पतली हो, वो होती नहीं, वो आवाज़ मोटी सुनाई पड़ने लगती है। या फिर जो है साउंड सिस्टम में आपने देखा होगा कि सेटिंग करने से उसका तारत्व जो होता है, वो पिच जो होती है, उसको जब हम सब लोग बढ़ाते घटाते हैं तो कभी कभी ध्वनि जो है मोटी सुनाई पड़ने लगती है ना, या तीक्ष्ण सुनाई। अब कम मोटी सुनाई देती है, कब तीक्ष्ण सुनाई देती है भाई? तारत्व कम करने पे मोटी सुनाई पड़ती है कि धीमी सुनाई पड़ती है? तो सुनिए, जब तारत्व को हम जो है कम करते हैं, तारत्व को क्या करते हैं? कम करते हैं। जितना ही तारत्व कम होगा, हमारी ध्वनि जो है उतनी ही मोटी सुनाई पड़ेगी। मतलब जितना तारत्व कम होगा, उतनी ही ध्वनि जो है क्या सुनाई पड़ेगी? मोटी। और जितना ही तारत्व कम होगा, उतनी ध्वनि मोटी सुनाई पड़ेगी। और जितना तारत्व अधिक होगा, उतनी जो है ध्वनि कितनी क्या सुनाई पड़ेगी? बारीक सुनाई पड़ेगी। ठीक है, तो समझ गए ना? तीव्रता समझ गए, तारत्व समझ गए। तीव्रता से ध्वनि जो है तेज धीम करते हैं, तारत्व से जो है मोटी या तीक्ष्ण करते हैं। ठीक है, तारत्व अधिक होगा। ठीक है, अगर तारत्व अधिक होगा तो क्या होगा? ध्वनि बारीक होगी। ये तारत्व कम होगा तो ध्वनि क्या होगी? मोटी होगी। ठीक है, अब आते हैं गुणता, क्वालिटी पे। गुणता का क्या काम होता है? क्वालिटी का क्या होता है? तो देखिए, इसका काम ये होता है कि जो समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनियाँ जो होती है ना, जैसे कोई दो ध्वनि है, दो व्यक्ति हैं, उनकी तीव्रता भी समान है और क्या तारत्व भी समान है। तो उनमें हम डिफरेंस कैसे करते हैं? वो गुणता के कारण ही करते हैं। समझ में आ गया ना? कि मतलब जो है गुणता या क्वालिटी के कारण जो है समान तीव्रता और समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है। मतलब क्वालिटी के कारण क्या होता है? जो समान तीव्रता की ध्वनियाँ होती हैं, समान तारत्व की ध्वनियाँ होती हैं। जो समान तीव्रता और तारत्व की ध्वनियाँ होती हैं, उनमें जो अंतर हम सब लोग कर पाते हैं, वो गुणता के कारण ही करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। जैसे आप सब लोगों ने अभी कुछ दिन पहले हम आपको एक क्वेश्चन पढ़ाए थे फर्स्ट की सेकंड लेक्चर में, कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाती है, लेकिन क्या नहीं बदलती है? आवृत्ति नहीं बदलती है। क्या नहीं बदलती? आवृत्ति नहीं बदलती। इसी प्रकार ध्वनि का तारत्व किस पे निर्भर करता है? आवृत्ति पे। जैसे एक मनुष्य है, उसकी आवाज़ जितनी मोटी या जितनी पतली होगी, वो चेंज नहीं होती है। यदि वो नॉर्मली बोलेगा तो, नॉर्मली यदि बोल रहा है तो उसकी जो है ध्वनि उसकी क्यों नहीं चेंज होती? भाई आपका बोलना चेंज थोड़ा ना हो जाएगा, आप दूसरे की तरह बोलने लगो, दूसरा आपकी तरह। यदि हम नॉर्मली बोलेंगे तब, नहीं तो बना के तो कोई भी आवाज़ कुछ भी निकालो। लेकिन यदि उसकी जो तारत्व होता है, जितनी आपकी आवाज़ मोटी है या फिर जितनी तीक्ष्ण है, पतली है, ठीक है, तो वो उतनी ही रहती है, क्योंकि आपकी आवृत्ति क्या नहीं होती है? बदलती नहीं है, परिवर्तित नहीं होती है। वो जो है क्या होती है? अपवर्तित रहती है। आपको इससे पहले लेक्चर में भी क्वेश्चन में भी बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रतिध्वनि का कारण है। प्रतिध्वनि का कारण क्या? ध्वनि का परावर्तन। अब ये परावर्तन क्या होता है वो तो जानते ही हैं। जब कोई प्रकाश किरण किरण आती है किसी माध्यम से टकरा के क्या होती है, वापस लौट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का क्या बोलते हैं? परावर्तन। तो प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कितने समय के लिए रहता है? तो किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कितना रहता है? 1/10 सेकंड। 1 सेकंड का 10वां भाग, मतलब 1/10 सेकंड तक हमारे कानों में इसका प्रभाव क्या होता है? रहता है। अब यदि प्रतिध्वनि सुनना है, जैसे आप लोगों ने ये सुना कि प्रतिध्वनि जो है सुनाई पड़ने का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। भाई ध्वनि के परावर्तन के कारण हमको क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती। लेकिन अगर ये पूछा जाए प्रतिध्वनि सुनाई के लिए, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह, जैसे परावर्तन होता है, हम आपने बताया कि एक किरण आती है, आपको बताया, फिर वो लौट जाती है, तो ये जो ये सतह होती है ना, इसको परावर्तक सतह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। तो श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी, श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए? मतलब प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और क्या, परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो भैया प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर लगभग होनी चाहिए। मतलब 16.6 मीटर, 16.6 मीटर न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। नहीं तो आपको अगर इससे ज़्यादा दूरी है तो आपको ये प्रतिध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। लगभग 16.6 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। और ध्वनि का प्रभाव हमारे कानों में कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक। और जो है प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 16.6 मीटर लगभग। ठीक है। अब एक आया क्वेश्चन कि सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है, क्यों? तो सिनेमा हॉल के, जो सिनेमा हॉल में पिक्चर आप सब लोग देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं, तो उसकी जो दीवारों पे वो जो है थर्माकोल का प्रयोग किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है कि हम जो है रिवर्बरेशन से बच सकें। किससे बच सकें? रिवर्बरेशन से बच सके। अब आप पूछेंगे कि सर ये रिवर्बरेशन क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं अनुरणन। क्या बोलते हैं? अनुरणन। अनुरणन। क्या बोलते हैं? अनुरणन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुरणन। तो ये जो है रिवर्बरेशन या फिर अनुरणन क्या होता है? ये अनुरणन देखिए क्या होता है। अनुरणन जो होता है ध्वनि उत्पन्न होने के बाद उसका बहुत देर तक बने रहना। जैसे आप सब लोगों ने सुना कि कानों तक ध्वनि कितनी देर तक रहती है? 1/10 सेकंड। जो सिनेमा हॉल पे आप जाते होंगे तो उसमें ध्वनि गूंजती होगी कमरे में ना, उसी को क्या बोलते हैं? अनुरणन। क्या बोलते हैं? अनुरणन या फिर रिवर्बरेशन। तो सिनेमा हॉल की दीवारों पर थर्माकोल का प्रयोग क्यों किया जाता है? अनुरणन या रिवर्बरेशन से बचाव के लिए। ठीक है। कि ध्वनि हमको क्या बढ़िया सुनाई पड़े, गूंजती बढ़िया अच्छे से सुनाई पड़े ना, उसके बाद जो है धीरे धीरे मेज कुर्सी आदमियों के द्वारा वो क्या की जाती है? शोषित कर ली जाती है, धीरे धीरे प्रभाव खत्म हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, संगीत के कारण खिड़की के शीशे का टूटना। ठीक है। संगीत के कारण खिड़की के शीशे का टूटना, सैनिकों के एक ताल में परेड करने से पुल का टूटना, ये किस कारण होता है? अनुनाद के कारण। किसके कारण होता है? अनुनाद के कारण। अब ये अनुनाद क्या होता है? तो अनुनाद उसे कहते हैं जिस आवृत्ति पर जो है सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब जो आवृत्ति होता है, जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की क्या पाई जाएगी? प्रवृत्ति पाई जाएगी। तो जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है उस आवृत्ति को क्या कहते हैं? अनुनाद। मतलब जो आवृत्ति होती है ना, जिस आवृत्ति पर आयाम जो होता है वो आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति सबसे अधिक पाई जाए। ठीक है। तो जिस आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है उसे अनुनाद कहते हैं। ठीक है। उस आवृत्ति को अनुनाद कहते हैं जिस आवृत्ति पर क्या हो? सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की क्या पाई जाती? प्रवृत्ति पाई जाए। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सब लोगों ने बहुत सुना भी होगा, इंपॉर्टेंट भी है कि संगीत के कारण खिड़की के शीशे का टूटना, सैनिक के एक ताल में परेड करने से पुल का टूटना किसके कारण होता है? अनुनाद के कारण। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिन की तुलना में रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना किस लिए होता है? ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ये परावर्तन अपवर्तन अभी आपको क्या बताए थे?
परावर्तन बताए थे। अब क्या है, ये अपवर्तन होता है। ठीक है, तो दिन की तुलना में जो है रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई देना किस कारण होता है, अपवर्तन के कारण। किसके होता है, अपवर्तन के कारण। ठीक है, अब ये अपवर्तन क्या होता है, ठीक है, तो अपवर्तन होता है जब कोई प्रकाश की किरण आती है। क्या आती है, जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो इस पे टकरा के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या हो जाती है, इंटर कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, तो वो अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो दिल की तुलना में रात में ध्वनि का दूर तक सुनाई पड़ना किसके कारण होता है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है, किसके कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है, बंद कमरे में ध्वनि का सुनाई देना क्या होता है, ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का क्या होता है, विवर्तन। ठीक है, तो बंद कमरे में विवर्तन के कारण ध्वनि क्या पड़ती है, सुनाई पड़ती है हमको। ठीक है, बंद कमरे में भी जब बाहर से कोई होता है, कुछ बोलता है, तो हमको क्या पड़ता है, सुनाई पड़ता है, भले ही स्लो सुनाई पड़े। ठीक है, तो बंद कमरे में ध्वनि का सुनाई पड़ना किसके कारण होता है, विवर्तन के कारण। ठीक है, नेक्स्ट, पास के रेडियो स्टेशनों का प्रसारण कभी कभी साफ ना सुनाई देना। मतलब ये होता है जब कभी कभी पास पास के जो रेडियो स्टेशन होते हैं, मतलब हम लोग जो ऐसी जगह कहीं रहते हैं कि मान के चलो कहीं ऐसी जगह घर है जहाँ पर हमारे घर के पास पे क्या है, रेडियो स्टेशन है, उसका प्रसारण कभी कभी साफ सुनाई नहीं पड़ता है। मतलब जो है उसमें क्या जाता है, कोई डिस्टरबेंस आ जाता है। ठीक है, तो साफ सुनाई नहीं पड़ता है, वो किस कारण होता है, वो किस कारण होता है, विनाशी व्यतिकरण के कारण। किसके कारण होता है, विनाशी व्यतिकरण के कारण। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो पास के रेडियो स्टेशनों का प्रसारण कभी कभी साफ ना सुनाई देना किसके कारण साफ नहीं सुनाई देता है, पास में होते हुए भी सुनाई साफ क्यों नहीं देता है, विनाशी व्यतिकरण के कारण। अब अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र में साइलेंस जोन नीरव, अरे मतलब नीरव क्षेत्र, नीरव के बाद क्या इसमें लिख लो, जोन मतलब क्षेत्र। ठीक है, तो समुद्र में साइलेंस जोन या फिर नीरव क्षेत्र का होना किसके कारण होता है, विनाशी व्यतिकरण के कारण। किसके होता है, ये भी विनाशी व्यतिकरण के कारण। मतलब क्या है कि पास के रेडियो स्टेशनों पर कभी कभी साफ ना सुनाई देना और समुद्र में साइलेंस जोन या फिर नीरव क्षेत्र का होना, ये किसके कारण होता है, दोनों होते हैं विनाशी व्यतिकरण के कारण। किसके कारण होते हैं, विनाशी व्यतिकरण के कारण। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, जब दो तरंगे जो हैं किसी बिंदु पर विपरीत कला में मिलकर, जब कोई दो जैसे बिंदुएं हैं, ठीक है, जब कोई दो तरंगे हैं, ये दो तरंगे, ठीक है, जब किसी जो है विपरीत दिशा में, जब जो है विपरीत कला में मिलकर अध्यारोपित होती हैं, ठीक है, तो क्या होती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो उस बिंदु पर तीव्रता का मान क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब जो है शून्य तीव्रता बिंदु हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इन बिंदुओं पर जो घटित व्यतिकरण होता है उसी घटना को क्या बोलते हैं, विनाशी व्यतिकरण बोलते हैं। ठीक है, अब एक नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो सबसे अधिक पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में, इसमें एक आधे पूछ लिए जाते हैं जो जरूरी हो, ये आप सब लोग याद कर लेना। अगर हमको जो है एक बार कभी इसकी जो है हम सब लोग ट्रिक ले आएंगे, इसकी ट्रिक बता देंगे, इसको याद करने की ट्रिक बता देंगे। लेकिन बहरहाल अगर बिना ट्रिक के याद हो जाए वो सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है, बिना ट्रिक के याद होना सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन अगर इसकी ट्रिक जो है हम सब लोग कभी ट्रिक लेके आएंगे, बता देंगे आपको इसको याद करने का तरीका। ठीक है, चलिए, ध्वनि की चाल किसमें कितनी होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम बताएंगे चाल कितनी होती है, और मीटर पर सेकंड में बताएंगे, 1 सेकंड में कितने मीटर। ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे और मीटर पर सेकंड में हम ध्वनि की चाल क्या है बताएंगे सबकी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो वायु की चाल आपको कल ही बताए थे, वायु की चाल कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड, कितने पे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, मीटर पर सेकंड। ये सारे मीटर पर सेकंड में हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड लिखा है ना, तो ये सारे मीटर पर सेकंड में ही हैं। अब देखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितनी चाल होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 1270 मीटर पर सेकंड। और कार्बन डाइऑक्साइड में कितनी होती है, 260 मीटर पर सेकंड। भाप, भाप कितने पे बनता है पता आपको, पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, भाप बनता है, इसीलिए लिखा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसीलिए लिखा है। तो भाप पे जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना बनता है, कितनी चाल होती है, 405 मीटर पर सेकंड। अभी एक बात जरा ध्यान रखिएगा कि जैसे एग्जाम में यदि पूछे, जैसे पूछ लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की चाल कितनी है, यदि उसमें दे दे 1265, 1270 ना दे, तो आप ध्यान रखना 1270 के पास का ही
टिक करना, ठीक है। इतना पास का नहीं देता, एक 1265 दे दे, एक 1261 दे दे, ऐसे नहीं देता। ऐसे अगर ऑप्शन देगा तो आपको ऐसे देगा 1265, 1378, 1400 ऐसे मतलब देगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग इसका अगर ये ना दिया हो, अगर सेम टू सेम ऐसा ना दिया हो, अगर सेम टू सेम ऐसा ना दिया हो तो इसके पास जो सबसे अधिक पास होगा वो हम सब लोग क्या करेंगे, टिक कर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, भाप का 405, ठीक है। और अब ओ OH हो गया, क्या हो गया, ओ OH हो गया। ओ OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड। ओ OH को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड की चाल कितनी होती है, 1213 मीटर पर सेकेंड। हाइड्रोक्साइड की चाल कितनी होती है, 1213 मीटर पर सेकेंड। जल की कितनी होती है, 1483 मीटर पर सेकंड जल में चाल होती है ध्वनि की। समुद्र में, देखिए समुद्र में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 1533 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समुद्र का जल क्या होता है, खारा होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। इसका पीएच मान भी अलग होता है। एक बार आप सब लोगों को बताएंगे पीएच मान याद करने की ट्रिक, बढ़िया तरीके से सारे पीएच मान याद हो जाएंगे जो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनके देखिए, साधारण हो जल, समुद्र जल के पीएच मान में भी अंतर होता है, उसमें ध्वनि की चाल में भी अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि पानी भी डिफरेंस होता है, उसका पानी खारा होता है, ठीक है। चलिए शुरू, ठीक है। तो जल में 1483 मीटर पर सेकंड, और समुद्र जल में कितनी चाल होती है, 1533 मीटर पर सेकंड। कांच में कितनी होती है, 5640 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होती है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकंड। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकंड। नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल 349 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 326 मीटर पर सेकंड। हीरे में कितनी होती है, 12,000 मीटर पर सेकंड। पारे में कितनी होती है, 1450 मीटर पर सेकंड। देखिए हीरे में सबसे ज़्यादा होती है, क्यों, आप सब लोगों को पता है सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल किस में होती है, ठोस में। और ध्वनि की चाल में कैसे निर्भर करती है, जिसकी इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता जितनी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसमें ध्वनि की चाल उतनी ज़्यादा होती है। घनत्व जिसका ज़्यादा होता है उसमें ध्वनि की चाल उतनी कम होती है, ठीक है। हीरे में जो है क्या, वो सबसे अधिक जो है चाल ध्वनि की किस में होती है, ठोस में होती है। हीरा आपको पता है ठोस होता है, तो इसीलिए हीरे में चाल कितनी होती है, 12,000। पारा में क्या होती है, 1450। पारे में कितनी होती है, 1450, ठीक है। ये दो बहुत पूछे जाते हैं, ये दो तो याद ही रखिएगा, हीरा और पारा, ठीक है। सारे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे याद रखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। एल्युमिनियम, कांच, समुद्र जल, हाइड्रोक्साइड, भाप, CO2, हाइड्रोजन, वायु, इसमें जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है, सब मीटर पर सेकंड में दिए हुए हैं। आप इसको नोट करके याद कर लीजिएगा, ये सब पूछे जाते हैं। अब ये ध्वनि समाप्त हो चुकी है, साउंड धुन, ये लेक्चर हम सब लोगों का समाप्त हो चुका है। इसके बाद जो हम सब लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा लाइट। लाइट या प्रकाश, लाइट या प्रकाश के बारे में हम सब लोग डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नमस्कार, जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट भी करें। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।